अगर हम लोग मार्केट जाके मार्केट से एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर खरीद के लाते हैं और अगर हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसकी लेंथ जो है भैया वो चेंज हो गई है, यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि वो लेंथ जो है उसकी वो इंक्रीज हो गई है। और ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को नाम दिया गया है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। तो इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपसे पूरी फुर्सत के साथ हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के बारे में और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत बारीकियों के बारे में बात करेंगे। वो सब कुछ जानेंगे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के बारे में जो जनरली आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा। तो हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे, कितने तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन होता क्या है? तो अगर हम डेफिनेशन जाएँ यानी कि वाया डेफिनेशन देखें तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसकी डायमेंशन और शेप के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। यानी कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी डायमेंशन और शेप में जो चेंज आया उस व्यवहार को यानी कि ये प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ आ जाती है, डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब होता है इसको जरा समझ लो। डायमेंशन का मतलब लेंथ हो गई, यानी कि या तो लेंथ में चेंज आ जाए या फिर ब्रेथ में चेंज आ जाए। यानी कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल लेके आ रहे हो और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो या तो उसकी ब्रेथ बढ़ जाए या कम हो जाए या फिर उसकी लेंथ बढ़ जाए या कम हो जाए। इस तरीके के चेंज को हम लोग कहेंगे डायमेंशनल चेंज। वहीं पर अगर हम शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है, डायमेंशनल चेंज सही है, तो लेंथ ब्रेथ हो गया। नाउ अगर वहीं पे हम लोग शेप की बात कर लेते हैं तो शेप इतने तरीके से चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम शेप की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्रिस्टल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जो कि मटेरियल के अंदर पाया जाता है। यानी कि अगर किसी मटेरियल के अंदर जो हम जानते हैं क्योंकि क्रिस्टल अरेंजमेंट होते हैं तो वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। आप लोगों ने मटेरियल्स में पढ़ा होगा, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर इनमें से कोई चेंज आ जाता है, यानी कि अगर टेट्रागोनल फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल लेके आए मैग्नेटिक मटेरियल मार्केट से खरीद के, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके अंदर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो टेट्रागोनल से चेंज होके हेक्सागोनल हो गया, तो इस तरीके के चेंज को हम कहेंगे शेप का चेंज होना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो शेप की हम बात करते हैं वो बेसिकली हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो यानी कि अगर हम दोनों को कंक्लूड कर दें तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या हो गया? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी मैग्नेटिक मेटल को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो चाहे या तो उसकी लेंथ और ब्रेथ में कोई चेंज आ जाए, आई मीन डायमेंशन में, या फिर उसके अंदर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए कि पहले टेट्रागोनल थे और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो भैया वो हेक्सागोनल हो गए। इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल डायमेंशन में चेंज होना ही जो है वो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है। लेंथ और ब्रेथ चेंज होना एक पार्ट है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। दूसरा भी होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी मैग्नेटो स्ट्रिक्शन का ही पार्ट होती हैं। इसको एक नाम और दिया जाता है जूल्स मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये जूल्स मैग्नेटो स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, उसको जरा देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इसको डिस्कवर करा गया था जेम्स जूल ने। तो जेम्स जूल जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर करा था, इसीलिए इस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन को हम लोग जूल्स मैग्नेटो स्ट्रिक्शन भी कहते हैं या फिर जूल्स इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो पीछे हमने देखा था कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन को जूल्स मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जूल्स ने ही इसको, जेम्स जूल ने डिस्कवर करा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई रोहन है, उसने कोई चीज़ बनाई तो हम लोग उसे रोहन इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जेम्स जूल ने इसको डिस्कवर करा था तो उन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिए अपना नाम आगे लगा दिया और इसे जूल्स इफेक्ट के नाम से जाना गया। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन को मीज़र कैसे करते हैं। तो एक हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है, हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल मार्केट से खरीद के लाए, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी या शेप चेंज हो जाएगी। ये तो हो गई एक फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसे हम लोग एक मैथमेटिकली कैसे बाउंड करेंगे, यानी कि मैथमेटिकली मीज़र कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने बनाया मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन होता है तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन तो फिनोमेना हो गया, मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव कोफिशिएंट जो होता है वो ये बताता है कि कितना चेंज आया। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। नाउ अगर हम मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर लें, स्ट्रिक्टिव कोफिशिएंट कह लो या मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कोफिशिएंट कह लो, जैसा भी आपको सही लगे। अल्टीमेटली जो फॉर्मूला होता है उसको जरा समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी लेंथ एल है, जैसे ही हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा लेंथ बढ़ के एल डैश हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो लेंथ पहले एल थी, जैसे ही फील्ड में रखा तो एल डैश हो गई। तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ में कितना चेंज आया डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो अब जरा यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ में कितना चेंज आया, तो एल डैश माइनस एल डिवाइड बाई एल। क्लियर हो गया यहाँ पे?
तो लेंथ जो बाद में हो गई यानी कि बाद वाली लेंथ माइनस जो प्रीवियस लेंथ थी डिवाइड बाई एल आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कोएफिशिएंट। यानी कि अगर हम मैथमेटिकली जब मेजर करने की कोशिश करेंगे, भाई मैग्नेटोस्ट्रिक्शन तो फिनोमेना हो रहा है, पर वो कितना हो रहा है, यानी कि किसी मटेरियल में हो सकता है लेंथ ज़्यादा चेंज हो, किसी में हो सकता है लेंथ कम चेंज हो, तो ये कैसे मेजर करेंगे, तो ये मेजर करा जाएगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कोएफिशिएंट से। क्लियर हो गया। तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं हम दो मैग्नेटिक मटेरियल मार्केट से लेके आए और सेम नॉर्थ साउथ की फील्ड में रख दिए, ठीक है, मटेरियल ये ए है, एक और लेके आए सेम डायमेंशन का मटेरियल बी है। अब पहले वाले को जब हमने फील्ड में रखा तो इसकी जो लेंथ थी वो 10 मीटर से बढ़ के 10.1 हो गई। क्लियर हो गया। ये जो लेंथ निकल के आई वो 10.1 मीटर हो गई। दूसरा मटेरियल जो लेके आए थे उसकी लेंथ भी 10 मीटर की थी और वो बढ़ के कितनी हो गई, 10 मीटर बहुत ज़्यादा ले लिया, चलो ठीक है काम चल जाएगा, 10 सेंटीमीटर कर लो यार, इसको बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ थी, अब 10 सेंटीमीटर से बढ़ के कितनी हो गई, 10.3 हो गई, ठीक है। तो अब तुमसे पूछेगा कि कितना, किस में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम सिंपल सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका लैम्डा बी अगर हम कैलकुलेट करें कितना आएगा, चेंज इन लेंथ कितना हुआ 0.3 का डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ 10 थी, और इसका अगर लैम्डा ए को कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ 0.1 डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ 10 थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.01, ठीक है, और यहाँ पे आएगी 0.03। तो आप देख सकते हो कि 0.03 दिस इज अ ग्रेटर वैल्यू, तो इसीलिए लैम्डा बी जो है यानी कि लैम्डा बी मटेरियल में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा लैम्डा ए से। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है उसके अंदर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो क्योंकि वो ज़्यादा है, तो ये जो होगा ज़्यादा अपनी लेंथ के या डायमेंशन की चेंज इसमें जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग मेजर करते हैं कि किस में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी हम मेटेरियल सेलेक्ट करेंगे तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइनिंग में हमें हेल्प मिलेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स जरा समझ लेते हैं। तो दो तरीके के हमने देखा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हमने देखा कि भैया चेंज इन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल में चेंज आएगा। अब चेंज कहाँ कहाँ आ सकता है, एक चेंज आ सकता है डायमेंशन में और एक चेंज आ सकता है शेप में। हमने शुरुआत की जब मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो वहाँ पे ये सेम चीज़ हमने सीखी थी। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें डायमेंशन में चेंज आएगा और कौन से ऐसे मटेरियल होंगे जिनमें शेप में चेंज आएगा, या फिर दोनों ही आएंगे, तो उसको जरा समझ लेते हैं। तो भैया जो डायमेंशन का चेंज है ये ऐसे मटेरियल में देखने को मिलता है जिनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है। यानी कि क्यूबिक का मतलब समझ लो, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। क्यूबिक का मतलब होता है जिनके अंदर जो क्रिस्टल है वो इस तरीके के बॉक्स में, उनका जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है कि लेंथ भी बराबर है और एंगल भी सबका सेम है। तो अगर क्यूबिक स्टाइल के अंदर अगर किसी सब्सटेंस के अंदर जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है वो क्यूबिक है, इस तरीके से एटम्स अरेंज है एकदम कॉर्नर, जो उनका जो डिस्टेंस है दोनों सारे एटम्स के बीच में वो और उनके बीच का जो एंगल है वो सब बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल अगर अरेंजमेंट है तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर डायमेंशन में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी जैसे उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उनकी लेंथ बढ़ जाएगी या फिर ब्रेथ कम हो जाएगी, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनके अंदर नॉन क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी कि जिनके अंदर क्यूब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये एग्जांपल है, ये एक नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब ये मैंने कैसे कहा, तो वो सारे स्ट्रक्चर जिनके अंदर कोई दो की लेंथ बराबर हो लेकिन तीसरे के बराबर ना हो, या फिर वो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर दो एंगल बराबर हो 90 डिग्री लेकिन तीसरा एंगल 90 डिग्री ना हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये जो नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर नॉन क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, उन सब के अंदर जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वहाँ पे हमें शेप में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि टेट्रागोनल से हेक्सागोनल की तरफ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। लेकिन डायमेंशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उनके अंदर लेंथ चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तो उनके अंदर लेंथ चेंज होने जैसा या डायमेंशन, या फिर कह सकते हो कि ब्रेथ चेंज होने जैसा, डायमेंशन चेंज होने जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट या फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता। उनके अंदर केवल शेप चेंज होगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। सीखेंगे, परेशान नहीं हो, आगे आने वाले समय में भी सीखेंगे इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे चेंज इन डायमेंशन की। तो फॉर एग्जांपल हमने मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए और उसे जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा उसकी लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ इंक्रीज हो गई। अब अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड के अंदर रखा और लेंथ इंक्रीज हो गई, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसे हम कह देंगे पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्लियर हो गया। तो एक और डिवीजन हम देख सकते हैं, यानी कि हमने अभी पीछे देखा कि भाई मैग्नेटोस्ट्रिक्शन दो तरीके के होते हैं,
एक होता है शेप में, एक होता है डायमेंशन में। ना डायमेंशन में भी दो तरीके के मैग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव, यानी कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसी की डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो गई या डायमेंशन इंक्रीज हो गई तो हम कहेंगे पॉजिटिव। वहीं पे अगर आप मार्केट से लेके आए, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और उसकी जो क्या हुआ, लेंथ डिक्रीज हो गई, समझ में आ रहा है, लेंथ डिक्रीज हो गई यहाँ पे, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी और फील्ड जो लेंथ जो थी वो इंक्रीज होने की जगह अगर डिक्रीज हो गई, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पॉजिटिव का मतलब आपने फील्ड लगाई और लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव। और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और लेंथ का डिक्रीमेंट हो गया, इसको हम कहेंगे नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। आई होप ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए ना। अब रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता ही क्यों है डायमेंशन के अंदर। तो उसका रीज़न यहाँ पे मैंने एक GIF कह लो या एनिमेशन एक छोटा सा आपके सामने रखा है, ये physicsanimation.com से मैंने उठाया है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि हम जानते हैं यार, हर मैग्नेटिक मेटल के अंदर छोटी छोटी मैग्नेट्स होती हैं, यानी कि डायपोल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्हें चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उनका ओरिएंटेशन चेंज होता है। और ओरिएंटेशन चेंज होने से वो अपने आप को अलाइन करते हैं। जब वो अलाइन करते हैं तो हमें शेप जो होती है वो इस तरीके से वेरी होती हुई दिखती है। ठीक है ना, इसको जरा मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हो रहा है। देखो हुआ क्या कि हम अगर एक फेरोमैग्नेटिक मेटल की बात करें तो उसके अंदर डोमेन्स होंगी ऐसे, कुछ डोमेन्स ये होंगी रैंडम, ठीक है, कुछ डोमेन्स ये होंगी इधर की तरफ, कुछ डोमेन्स ये होंगी, ठीक है, कुछ डोमेन्स आपकी ये होंगी और कुछ डोमेन आपकी इस तरीके से होंगी, ये ऐसे। ये है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी है, और ये है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको एक नॉर्थ एंड साउथ के बीच में रखूँगा, तो ये डोमेन्स अपने आप को अलाइन करेंगी। अलाइन करेंगी तो फॉर एग्जांपल पहले डोमेन ऐसे थी, अब जैसे ही अलाइन करेंगी तो भैया इनको अपना ये जो मटका है इसको चेंज करना पड़ेगा। जब सब एक डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कैसे कर पाएंगे, ऐसा करने के लिए इन्हें अपना मटका जो होगा वो ऐसे गिराना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो समझ में आ रही है। अब जब ये अपना मटका गिराएंगी तो पहले तो इतने डायमेंशन में ही आ जाती थी, ये हो गई ओरिजिनल लेंथ L। लेकिन जैसे हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ये अपना मटका नीचे गिराएंगी, तो अब देख लो लेंथ क्या हो गई, अब इनकी अब लेंथ आ गई ये यहाँ तक L डैश। सो दिस इज द डायमेंशनल चेंज। आई होप समझ में आ रही। तो डोमेन जब अपने आप को अलाइन करती हैं, यानी कि जब भी हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मेटल को फील्ड में रखते हैं, तो उनका जो अलाइनमेंट होता है, जब वो अलाइन करने की कोशिश करती हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो क्या होता है, जब वो ऐसे कैसे अलाइन करेंगे, तो उन्हें पूरी पूरी अपनी डोमेन अलाइन करनी पड़ती है। और जब ये अलाइनमेंट होता है तो लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा, विजुलाइज कर पा रहे होगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लेते हैं कोई डोमेन है वो नीचे की तरफ अलाएंगे ऐसे। ठीक, अब अगर ऐसी कंडीशन में देखोगे तो इनकी जो लेंथ है वो ये लेंथ है भैया, L ओरिजिनल लेंथ। लेकिन जैसे ही तुम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेंगी, ये अपने आप को अलाइन करेंगी। कैसे करेंगी, अपने मटके को इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन कर देंगी, ये रहा, तभी तो ऐसे देख पाएंगी। ठीक है, अब देखो जब इन्होंने अलाइन कर दिया तो भैया अब ओरिजिनल लेंथ, अब जो लेंथ हो गई वो चेंज होके हो गई यहाँ से यहाँ तक की L डैश। तो चेंज कितना हुआ, L डैश माइनस L डिवाइड बाई L, एंड दिस इज द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो इसलिए इनकी जो डायमेंशन होती है वो चेंज होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चाहे तो डोमेन से समझ लो, चाहे तो आपके सामने ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, इससे देख सकते हो। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करा है, इससे भी समझ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे हम फील्ड को कम कर रहे हैं, तो देखो ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर ली, कोई फील्ड नहीं। अब जैसे ही हम लोग, देखो इसको समझो, ठीक है, और जैसे ही हम लोग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर रही है। इसी अलाइनमेंट में ये डायमेंशन जो होती है वो चेंज होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मजा आया है तो लाइक कर सकते हो यार, लाइक में कंजूसी मत करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में। आप लोग लाइक करें अगर पसंद आ रहा है, और इस तरीके की वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जिस भी टॉपिक पे, जो आपका पसंदीदा टॉपिक है, आप उसको कमेंट में मैसेज करें, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये सब सीख लिया, अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशन वाला। तो हमने सीख लिया कि भैया ठीक है, चलो डायमेंशन चेंज हो गई, बड़ा आसान से आपने समझा दिया, बहुत ईजी था। सारी किताबों में मोर देन 90% ऑफ बुक्स जो भी आप पढ़ते हैं उसमें मेनली हम लोग डायमेंशन पे फोकस करते हैं, पर शेप के बारे में कोई बात जल्दी नहीं करता है उसकी, लेकिन हम बात करेंगे आज इस लेक्चर में। तो ये आता है दूसरा टाइप, दूसरी कैटेगरी की मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। एक तो डायमेंशन वाली हो गई, एक है शेप वाली। ना शेप वाली को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे शेप से कौन सा मतलब है, ये मैंने पुराने पीछे अभी क्लियर कर दिया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि तुम मार्केट से मटेरियल लेके आए चौकोर, और वो चौकोर से जैसे तुमने फील्ड में रखा तो वो ट्रायगोनल बन गया, ठीक है, या फिर ट्राइंगल बन गया, या सर्किल में कन्वर्ट हो गया। ये नहीं हो रही है। यहाँ पे हम डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, शेप का मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ ये ऐसे मटेरियल में पाया जाता है जिनके अंदर नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ये भी मैंने पीछे बताया था। तो एग्जाम्पल के तौर पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जैसा हम कह लें कि मेनली जिनके अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे हमें ये स्पेशल इफेक्ट यानी कि शेप वाला मैग्नेटोस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक, नाउ हेक्सागोनल भी समझ लो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हेक्सागोनल का मतलब क्या हुआ कि अगेन दो साइड बराबर है, तीसरी साइड अनइक्वल है, और दो एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल जो है वो 120 है। 2π/3 120 डिग्री ही होता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे मेटल जिनके अंदर एटम, जो उनके अंदर जो एटम का अरेंजमेंट है क्रिस्टल में, वो कुछ इस तरह से है, तो ऐसे मेटेरियल के अंदर जो होता है वो वहाँ पे हमें ये शेप वाला मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो MnO जो होता है, ठीक है, MnO एक जो हमारा सब्सटेंस है, उसके अंदर अगर हम MnO का मटेरियल लेके आते हैं मार्केट से खरीद के, तो भैया वहाँ वो क्या होता है, उसके अंदर एक नॉन क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और वो जो होता है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है ट्राइगोनल शेप में। यानी कि अंदर जो अरेंजमेंट, जो एटम्स अरेंज थे MnO में, हेक्सागोनल में अरेंज थे, वो हेक्सागोनल से कन्वर्ट होकर ट्राइगोनल में अरेंज हो जाएंगे। कैसे, जरा देखते हैं, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। अच्छा, ट्राइगोनल समझ लो। ट्राइगोनल मतलब होता है, यहाँ पे ट्राइगोनल का मतलब ट्राइंगल नहीं है। ट्राइगोनल अरेंजमेंट में क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होती हैं, लेकिन एंगल जो होते हैं दो बराबर होते हैं, तीसरा जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। दो एंगल 90 डिग्री बराबर, लेकिन तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये शेप मैंने बना दी है जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने हेक्सागोनल और ट्राइगोनल की शेप बना दी। भाई बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत सारी बुक्स मेरे को देखनी पड़ गई यार, क्योंकि मेरे को भी, मैं भी कुछ खास मेरे को स्ट्रक्चर का ऐसा याद नहीं रहता है, तो बड़ी मुश्किल से ये पिक्चर्स मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाली हैं। ये आपको जल्दी नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग इनको डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है। हेक्सागोनल शेप भी मैंने आपको दिखा दी, ट्राइगोनल भी। अब जरा इसको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं कि शेप वाला मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कैसे हो रहा होगा। तो मान के चलते हैं हम एक मार्केट से जो मेटल खरीद के लाए MnO, ठीक है, MnO वाला मेटल खरीद के लाए। उसके अंदर कैसे थे, उसके अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो अपने आप को उसने हेक्सागोनल शेप में अरेंज कर रखा था। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इससे शेप वेप में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल से कन्वर्ट होके ट्रायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि जो पहले से एटम उसके अंदर जो अरेंज थे क्रिस्टल में हेक्सागोनल शेप में, वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रायगोनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से शेप वाला मैग्नेटोस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। पर ये बड़ा ही स्पेशल है, इसीलिए सब जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल की इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, नाउ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला फीचर ये है कि भाई रिवर्सिबल होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन नेचर में। रिवर्सिबल मतलब आपने जब कोई फील्ड नहीं लगाई है तो अपनी डायमेंशन में रहेगा, जैसी फील्ड लगाई उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, लेंथ बढ़ गई, और जैसी फिर से फील्ड हटाओगे वापस से अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को वो मेंटेन कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने शेप चेंज करी और वो शेप चेंज होकर रह गई। रीज़न भी है क्योंकि हमने सीखा था कि लेंथ बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि डोमेन अपने आप को अलाइन कर रहे थे, और हम जानते हैं डोमेन जो अलाइनमेंट है वो तभी होता है जब हमने फील्ड लगा रखी होती है। एक्सटर्नल फील्ड जीरो के केस में डोमेन्स अपने आप को वापस से रैंडम अलाइन कर लेंगे, और हमें जो भी इफेक्ट देखने को मिल रहा था, डायमेंशन चेंज हो रही थी, वो सब गायब हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है कि डायमेंशनल चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि डायमेंशन में जो चेंज होगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, चाहे बढ़े या कम हो। यानी कि चाहे लेंथ इंक्रीज हो या लेंथ डिक्रीज हो, बट इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उसी डायरेक्शन में तुम्हें लेंथ का इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ऊपर नीचे लगाई है तो ऊपर नीचे ही देखने को मिलेगी, लेफ्ट और राइट में नहीं देखने को मिलेगा इफेक्ट। नाउ मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल की बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे हैं। तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये बड़े ही पॉपुलर ऐसे मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, जिनके अंदर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं प्योर आयरन ले लेता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा समझ लो। अगर प्योर आयरन ले लोगे तो उसके अंदर तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे मैग्नेटाइजेशन करते समय। ठीक है, यानी कि लेंथ इंक्रीज भी होते हुए दिख जाएगी और डिक्रीज भी। लेकिन अगर हम लोग आयरन के अंदर निकल मिला देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, तो केवल पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बचेगा। यानी कि अगर तुमने आयरन के अंदर निकल मिला दिया तो वहां पे केवल पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब लेंथ केवल इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, जबकि ऊपर वाले केस में लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगी। ठीक,
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो इसका एक इस्तेमाल होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में। हम जानते हैं कि कोई भी साउंड जो होती है वो ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि साउंड वेव्स हमेशा एक मैकेनिकल ऑसिलेशन जो होते हैं, यानी कि जो एयर के अंदर जो एटम्स रहते हैं जब वो ऑसिलेट करते हैं तो साउंड क्लियर हमारी प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं साउंड को बनाने के लिए ना। अब देखते हैं ये हल्का सा इसको समझ लेते हैं कैसे काम करेगा। तो इसके लिए यार कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू में समझते हैं ना। हमने क्या करा है, यहाँ पे डायफ्राम है, ये साउंड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे लगाया है मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव रॉड लगा दी है, ठीक है, और इसके ऊपर लगा दी है ऑडियो इनपुट की कॉइल। अब ऑडियो इनपुट क्या है, ऑडियो इनपुट बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर फ्लो करेगा करंट, इसके अंदर हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, जो स्पीकर से करंट निकलेगा। सीडी प्लेयर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ से एक करंट जनरेट होगा। जैसे ही करंट इसके अंदर इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे करके सर्टेन डायरेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्थ बना, यहाँ पे साउथ बना। अब जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव रॉड है ये क्या करेगी, ये अपने लेंथ को चेंज करेगी इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गई फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हो गई लेंथ, तो जैसी लेंथ इसकी इंक्रीज होगी ऐसे, तो ये डायफ्राम पे प्रेशर मारेगी, ऐसे धक्का मारेगी, तो डायफ्राम क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। ये जो डायफ्राम सीधा सीधा था ये आगे की तरफ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब अगली बार क्या होगा, हम लोग एसी जो आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे ऑडियो इनपुट, वो बेसिकली हम लोग क्या देंगे, एसी की फॉर्म में देंगे। सर्टेन अलग अलग मतलब जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म निकलती है, तो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म होगी। अगली बार करंट की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करोगे तो भाई क्या होगा, ऐसे केस में ये जो होगा, जो डायमेंशन जो लेंथ इसकी इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जैसी डिक्रीज होगी तो ये जो डायफ्राम बाहर निकला था ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, डायफ्राम कभी सीधा रहेगा, कभी बाहर निकलेगा, कभी अंदर निकलेगा। तो ऐसे केस में यहाँ के जो जस्ट पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स, यहाँ पे जब ये सीधा रहेगा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, जैसे ये टेढ़ा होगा तो देखो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो ऐसे की तरफ भागेंगे आगे की तरफ, और जब ये अंदर जाएगा तो ये अंदर खिसक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आगे की तरफ भागे एयर पार्टिकल्स, ये ही तुम्हारी साउंड को क्रिएट करेंगे। और ये हमारा कान है सुंदर सा साफ सुथरा, ये कान के अंदर जब ये डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो हम कहेंगे वाह क्या गाना बज रहा है यार, मजा आ गया। तो बेसिकली ये जो गाने का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी तुम सुनते हो वो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट से डायफ्राम के हिसाब से हम तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं इस डायफ्राम की मदद से, डायफ्राम विद मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव रॉड की मदद से, यानी ये साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अल्टीमेट बात यही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर में। अब ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करें तो ये भैया एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे अगर आप चाहते हो कि ट्रांसड्यूसर के ऊपर यार मैं एक सीरीज शुरू करूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर जो ईआई वाले हैं वो लोग तो बहुत पसंदीदा उनका टॉपिक होता है ट्रांसड्यूसर, मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। अगर आप चाहते हो ट्रांसड्यूसर पे भी एक सीरीज शुरू करी जाए फ्यूचर में, तो कमेंट सेक्शन में ट्रांसड्यूसर टाइप कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ट्रांसड्यूसर लिखा होगा उतनी जल्दी एक सीरीज आपको देखने को मिलेगी। खैर आगे चलते हैं। तो ये क्या होता है, तो यहाँ से समझते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर में हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, स्ट्रेन में, यानी कि स्ट्रेन यानी कह सकते हो डिफॉर्मेशन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग डायमेंशन में चेंज कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायमेंशन में, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक को हम लोग पहले करेंगे मैग्नेटिक में एंड देन मैग्नेटिक से स्ट्रेन में करेंगे। तो पहला वाला केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉइल लपेटी, ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक बॉडी रख दी। अब जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो कराओगे, इनपुट करंट, जैसे ही हमने इसके अंदर करंट फ्लो कराई तो ये करंट जब होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब भैया जैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो जो ये पहले छोटी सी जो तुम फेरोमैग्नेटिक मार्केट से खरीद के लाए थे वो बड़ी हो जाएगी। तो देख सकते हो, तो चेंज डायमेंशन क्या हुआ, L1 से L2 में शिफ्ट हो गई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो चेंज इन डायमेंशन हुआ L1 से L2, ये चेंज क्यों हुआ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहाँ से है, करंट से। तो हमने क्या करा, करंट को मीजर कर लिया इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। तो ये ट्रांसड्यूसर यही तो करता है, एक फॉर्म ऑफ मेजरमेंट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम यहाँ पे हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लिया। इसका उल्टा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल खरीद के लाते हैं मार्केट से और उसको प्लेस कर देते हैं सिंपल चुपचाप ऐसे ही कॉइल के अंदर। अब जैसे ही कोई इसके ऊपर इसको खींचेगा ना पकड़ के, जैसे गाल खींचे जाते हैं, किसी गाल पकड़ के खींचो बाहर की तरफ, वैसे ही अगर हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे रॉड को, तो जैसे ही आप इसे बाहर की तरफ खींचोगे तो भाई डायमेंशन चेंज होगा। अब मैंने आपको बताया था सारे इफेक्ट रिवर्सिबल होते हैं नेचर के। तो अगर इसकी डायमेंशन चेंज करोगे, डायमेंशन जैसे ही हम चेंज करेंगे तो इसके अंदर एक करंट आ जाएगा जस्ट उल्टा,
क्लियर हो रहा है? और वो जो वोल्टेज या करंट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन डायमेंशन के। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटो रिस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये कुछ कुछ यार वैसा है, कह सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जैसा। जैसे याद होगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं कि जैसे हम उनमें प्रेशर अप्लाई करते हैं उनकी डायमेंशन चेंज होती है और उनके अंदर एक वोल्टेज आ जाता है। बस यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो जैसे हम इनकी डायमेंशन को चेंज करेंगे एक वोल्टेज आ जाएगा ड्यू टू मैग्नेटो रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि भाई जब हम डायमेंशन को चेंज करेंगे तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो डायमेंशन चेंज होती थी। ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो डायमेंशन में चेंज आता था। तो अगर डायमेंशन में चेंज लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डी फाई बाई डी टी ये हमारे क्या बना देगी, दिस विल गोइंग टू इंड्यूस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज वी मेजर इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है हम लोग सिस्टम के अंदर इसका मेजरमेंट करेंगे और बल्ब जला देंगे अपना। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है, बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगा, सरप्राइज है। वैसे सरप्राइज जैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको कमेंट सेक्शन में पता चल गया हो कि सरप्राइज क्या होने वाला है, मैं ये बता देता हूँ। वो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, यानी कि जो अगला टॉपिक होगा जल्दी उसके अंदर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मर की एक प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। जिन लोगों को हिंट मिल गया है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि कौन सा टॉपिक होने वाला है, मैं भी देखूं कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हो ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कैसे ये ट्रांसफॉर्मर को अफेक्ट करती है, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेक्चर समय पर मिलते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज की तरफ बढ़ें, एग्जाम अपने आप क्रैक होंगे, नॉलेज की तरफ आप लोग आगे प्रोसेस करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।